Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर है जी। इसकी हम लोग कर रहे हैं एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड दिस सीरीज इज कंटिन्यू फ्रॉम 54th ऑफ सितंबर। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने तो आप सुन सकते हैं, इंशाल्लाह आपके आइडियाज मैच्योर हो जाएंगे। टुडे इज 16th ऑफ नवंबर 2023। ये है जी टुडे न्यूज़पेपर का ओपिनियन वाला पेज। इसमें हम जिस तरह रूटीन में करते हैं 1, 2 एंड 3, ये वाले 3 एडिटोरियल, इनको पेपर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, एनालाइज करेंगे। देन मूव फॉरवर्ड और ओपिनियन में हम करेंगे 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर एंड 7th नंबर। ये ओपिनियन है। इनकी थोड़ी सी तरतीब चेंज कर दी है रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस, और इसके अंदर जो है मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो आपके काम भी आए चीज़ ना, आपने पेपर देने हैं, आपको जो नई चीज़ हो, जो पेपर में फिट भी हो सके और जिससे आपके आइडियाज़ मेच्योर हो सकें, तो मेरी कोशिश होती है कि इस जो एक घंटे के अंदर अंदर इस सबको मैं समराइज तरीके से आप तक कन्वे कर दूँ। सो जी, लेट्स जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ लिंक जो है वो इस न्यूज़पेपर का, टुडे न्यूज़पेपर का, और इस लेक्चर का पीडीएफ लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है, ग्रुप का नहीं, चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन 7 चैप्टर्स जो है, क्योंकि 7 टॉपिक्स हैं, 3 एडिटोरियल हैं एंड 4 ओपिनियन हैं, तो इनका टोटल 7 चैप्टर जो हैं वो भी बना दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और लेक्चर को शुरू करने से पहले जो है 2 चीज़ें थी, मैं पहले उन पे बात कर लूँ, देन आई मूव फॉरवर्ड। नंबर 1 था फ़लस्तीन के हवाले से आप लोगों से क्वेश्चन किया गया था कि व्हाट फ्यूचर क्या नज़र आता है आपको फ़लस्तीन का। तो काफ़ी बच्चों ने जो है कमेंट दिया, कोशिश की, कईयों की बहुत अच्छी अप्रोच थी, कईयों की थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो अपना अपना ओपिनियन था सबका। इसमें कुछ हम कह नहीं सकते ना, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन हाँ सब ने जिन्होंने कोशिश की, वेरी गुड, अटेम्प्ट करना चाहिए आपको, ताकि आपको आइडिया हो। और दूसरों के कमेंट्स भी कोशिश किया करें, पढ़ा करें, ताकि आपको आइडिया हो कि वेयर यू स्टैंड। एक चीज़ तो ये है। तो रिप्लाई दे दिए थे शाम तक, जिनके थे, जिनके रह गए हैं उनको भी शाम तक रिप्लाई हम दे देंगे। सेकंड थिंग, आज का जो आपका क्वेश्चन होगा जिसके ऊपर आप लोगों ने रिप्लाई देना है, डेट इज कि पाकिस्तान जो है उसको इस गजा का जो इंसिडेंट है, इससे पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के ऊपर क्या होंगी, क्या इम्पैक्ट्स होंगे पाकिस्तान के ऊपर, आप क्या देखते हैं कि इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला है? अगर फर्क पड़ने वाला है तो वो क्या फर्क पड़ सकता है पाकिस्तान के ऊपर, क्या फर्क पड़ सकता है इस गजा से, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर इसको एक्सप्लेन करना है। एंड दूसरी जो एक और मेन चीज़ थी, वो आपको मैंने कहा था माय ओपिनियन, जो मेरा ओपिनियन होगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आज के लेक्चर में फर्स्ट आई विल डिस्कस माय ओपिनियन रिगार्डिंग पैलेस्टीन का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो देखिए जी, किसी भी चीज़ को जब हम एनालाइज करते हैं, बताते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, उसका पास्ट एंड उसका प्रेजेंट। और उस पास्ट को और प्लस प्रेजेंट को देखने के बाद हम उस चीज़ का फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि ये हो सकता है, वो हो भी सकता है, ऐसा हो जाए, नहीं भी होता। तो चलिए कोशिश करता हूँ मैं भी अपना ओपिनियन शेयर करने की। ये वर्ल्ड मैप आपके सामने है, इसको आप देख लें। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जहाँ पर मेरा पॉइंटर है पेन का, ये है आपका फ़लस्तीन, और इसराइल की लोकेशन यहाँ पर है जहाँ पर ये मेरा पॉइंटर है, तो आप देख सकते हैं कहाँ पर है। अब आगे मैं चलता हूँ, ये है मिडल ईस्ट का मैप, अब इसको मैंने थोड़ा सा जूम इन कर दिया है। अब यहाँ पर ये वाला जो है, ये आपको नज़र जो आ रहा है, ये है वेस्ट बैंक, और यहाँ पर है छोटा सा गजा, और ये इसराइल है बाकी सारे का सारा, और ये इजिप्ट है। यहाँ से आपको ये रेड सी नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपको मेडिटेरियन सी नज़र आ रहा होगा, और ये जो ग्रीन कलर में आपको सॉरी वाइट कलर में, लाइट वाइट कलर में नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे कंट्रीज। तो ये सारे के सारे क्या है, इनको आप मिडल ईस्टर्न कंट्रीज कह सकते हैं, या फिर मिडल ईस्ट वैसे यहाँ तक ही होता है,
ये मुस्लिम कंट्रीज हैं सारे के सारे, और यहाँ पर डेट इज द ओनली वन स्टेट विच इज नॉन मुस्लिम। तो उन उस सब ने इन सबको वक्त डाला होगा, देख लें, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लोकेशन का क्लियर होगी, यहाँ पर सुएज कनाल है। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बड़े स्पेक्ट्रम से फिर मैं डाउनवर्ड लेके जाऊँ। अब आ जाए आप यहाँ पर, इसका जो मैप है, ये है छोटा सा गजा का स्ट्रिप, जहां पर ये नॉर्थन एरिया है और ये साउथर्न एरिया है। नॉर्थन एरिया पे बम फेंके गए, उनको कहा आप साउथ में चले जाएं, अब वो साउथ में आ रहे हैं। प्लस ये वाला वेस्ट बैंक है फलस्तीन का। तो अब मेरा पर्सपेक्टिव इस तरह से है कि फ्यूचर में क्या इसराइल कोशिश कर रहा है करने की, और क्या वो कामयाब होगा या नहीं, वो ये है सिंपली मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि यूएसए जो है उसकी जो बजट है ना यूएसए का, उसका एक बड़ा हिस्सा आता है वेपन इंडस्ट्री से। और वेपन इंडस्ट्री जो होती है वो तभी चलती है जब आपका असला बिकता है, चलता है, तो कहीं उसको चलाया जाए, यूज किया जाए। तो यूज कब होगा वेपन, जब कहीं कहीं जगह पर वार होगी। तो वार का होना बहुत जरूरी है, किसके लिए, फॉर यूएसए, क्योंकि यूएसए वार होगी, वेपन सेल होगा, वेपन चलेगा, तो ही वो कमाई कर सकेंगे और अपना बजट जो है उसको बेहतर कर सकेंगे। एक चीज तो ये अपने आप जहन में रख लें। तो इसलिए जब से ये अमेरिका बना है, ठीक है ना, और आप देख सकते हैं कि 1945 की वार जो हुई थी, वर्ल्ड वार 2, उसके बाद आज तक अमेरिका ने एक दिन भी सूखा सांस नहीं लिया। कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं जो है ये दुनिया में जंग करता रहता है। कभी वियतनाम वार, कोरियन वार, फिर उसके बाद इसने ये इराक में वार की, फिर इसने अफगानिस्तान में वार की, और कहीं पर प्रोक्सी वार शुरू कर देता है। तो इसमें क्या है, इसके पीछे जो बिजनेसमैन क्लास है जो वेपन सेल करती है, वो कंट्रोल करती है किसको, पार्लियामेंट को। बेसिकली दुनिया को कंट्रोल ये कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स। बुक भी है इसके ऊपर पूरी की पूरी। तो ये क्या करते हैं, फिर वेपन्स को सेल आउट करते हैं। अब एक चीज तो ये आपने जहन में रखनी है। दूसरी चीज जो है, इसराइल की अगर मैं बात करूं, तो इसराइल जो है इस चीज को लेकर उसकी एक हिस्टोरिकल रिलीजियस उसकी लॉबी है, जैसे यूएसए के अंदर उसकी लॉबी है, तो उसकी रिलीजियस अप्रोच है, वो एक्सपैंड करना चाहता है इसको, ठीक है ना, अपने आप को, जो होली लैंड का उनका एक नजरिया है उसके ऊपर उसको एक्सपैंड करना चाहता है। ठीक हो गया। अरब जो है, अरब की सूरत हाल आप डेली ओपिनियंस के अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सुनते हैं, वो साइलेंट हैं, और उन्होंने साइलेंट ही रहना, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। वो अपनी पावर नहीं देना चाहते किसी को। अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो कल को इधर भी ना कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट आ जाए और हमारा जो शहजादापन है उसको निकाल के बाहर फेंके। तो इसलिए वो कोई ऐसा काम करेंगे नहीं जिससे अमेरिका या इसराइल डिस्टर्ब हो। इकोनॉमिक मिलिट्री डिपेंडेंस है इनकी, अरब वालों की इकोनॉमी मिलिट्री डिपेंडेंस है। पाकिस्तान की भी इकोनॉमिक मिलिट्री डिपेंडेंस है, तो पाकिस्तान भी कुछ नहीं करने वाला, ना अरब करने वाला है। तो जब अरब ने भी कुछ नहीं करना, मुस्लिम कंट्रीज ने भी कुछ नहीं करना, पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं करना, तो फिर करना किसने है, इसराइल ने और यूएसए ने करना है। और अब वो चाहते क्या हैं, वो चाहते यही है कि ठीक है, अच्छी बात है, ये जो वार है ये मिडल ईस्ट में एक्सपैंड हो, ठीक है ना। और इसके बाद जो उनका मेन प्रोजेक्ट है, इसराइल जो चाहता है वो ये चाहता है कि यहाँ से इनको मैं निकाल लूं गजा से, ठीक है ना। जिस तरह अमेरिका वाले भी कह रहे हैं 2.1 बिलियन मुसलमान है वहां पर, पैलेस्टीनी है ना, वो उनको कह रहे हैं आप यहाँ से निकल जाएं गजा स्ट्रिप से। तो वो चाहते हैं कि ये यहाँ से निकल जाए। तो ये है इजिप्ट, सिनाई का इलाका, ये सारे का सारा ये इजिप्ट के अंदर आता है। यहाँ पर है सुएज कनाल, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सुएज कनाल इसका भी अगर इजिप्ट के पास है तो ये भी बड़ी इनको चुभती है कि ये क्यों इसके बाद है। ये भी 1956 में नेशनलाइज हुई थी, उससे पहले इन्हीं के पास है इसका कंट्रोल। तो अब ये चाहते हैं कि यहाँ से इनको खींच कर धकेल कर यहाँ फेंका जाए और यहाँ इनके कैंप्स लगा दिए जाए, ये यहाँ पर रहें। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ से ये वाला इलाका जो है ये चला जाएगा किसके पास, इसराइल के पास। तो क्योंकि फलस्तीन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक गजा स्ट्रिप पर और एक वेस्ट बैंक पर। लेकिन ये वाला जो वेस्ट बैंक है ये दुनिया से बिल्कुल कटा पड़ा है, ठीक है ना। और सिर्फ अगर फलस्तीन वाले दुनिया से उनका तल्लक है तो ये मेडिटेरियन सी के थ्रू है। लेकिन अगर ये गजा स्ट्रिप भी उनसे ले ली जाती है तो ये वाले फलस्तीन जो है ये लैंड लॉक्ड हो जाएंगे, इनका दुनिया से राब्ता खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ इनके जॉर्डन के साथ भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, फिर अल्टीमेटली जब यहाँ से फलस्तीनियन को खत्म कर दिया जाएगा तो फिर ये वेस्ट बैंक की भी बारी आ जाएगी, इसको भी आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म कर देंगे इलीगल सेटलमेंट कर कर। फिर जब ये वाला मामला खत्म हो जाएगा, ये वाले वेस्ट बैंक वाले और ये वाले इधर आगे, वेस्ट बैंक वाले कोई इधर चले जाएंगे, कोई इधर सीरिया चले जाएंगे, कोई लेबनान चले जाएंगे।
फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट फेज शुरू होगा, जो मेरी समझ में आ रही है चीजें। नेक्स्ट फेज में क्या है कि फिर ये लोग आराम से तो नहीं बैठेंगे ना, फिर ये इसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, जिस तरह टीटीपी वाले जो है वो अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान पे कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, फिर इस चीज का कि हमारे ऊपर अटैक करते हैं, इस चीज को बेस बनाकर जो इसराइल है वो अपनी जो है लड़ाई को एक्सपैंड करेगा इस तरफ, और इन इलाकों पर भी आहिस्ता आहिस्ता वो अपना कब्जा चाहेगा कि मेरा कब्जा हो जाए इस लैंड के ऊपर भी। तो ये एक उनका जो प्लान है उसके ऊपर ये चल रहे हैं। इसमें जो है अमेरिका उनको क्यों सपोर्ट कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बता दी, अमेरिका वांट टू सेल हिज वेपन्स, और इसके अलावा वो इस इलाके में अपनी हेजमनी भी चाहता है। तो ज़ाहिर है उसको यहाँ पर ये होना चाहिए ताकि सऊदी अरेबिया के नेबर में अगर ये होगा तो ज़्यादा अच्छे से वो पुट अप प्रेशर ऑन सऊदी अरेबिया एज वेल। एक चीज़ तो ये होगी। सेकंड चीज़ इसके अंदर एक और भी आ जाती है कि जैसे हमने कल की बात पढ़ी, तो जो है ना, इसमें उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है इसराइल को फेस करनी पड़ेगी। वो क्या है कि ये प्रोक्सी वार भी बन सकती है ना। प्रॉक्सी वार क्या है कि गुरिल्ला वार, जिस तरह से मैंने कल जिक्र किया था ना कि यहाँ पर भी इतना आसानी से ये कब्जा नहीं कर लेंगे, कि इनको काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी अगर ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म जाते हैं। तो गुरिल्ला वार में क्या होगा कि ये इलाका ऐसा है, यहाँ पे हमास वाले हैं, तो वही वो निकलेंगे, अटैक करेंगे, वापस चले जाएंगे। तो ये एक लंबी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकता है, लॉन्ग वार। लॉन्ग वार हमेशा अमेरिका को बहुत पसंद होती है, वो लड़ता भी है और उसमें दूसरों को भी साथ में जीत करवाता है, नेटो वालों को भी। और आपने वो जो है कमाई भी करता है, वो सारा कुछ करता है। और उसके अलावा वो दुनिया को बताता है कि आई एम द पावर। ठीक है ना, ये भी एक रीजन होती है चौधरी पुना दिखाने की। तो ये एक लंबी वार होगी जिसके अंदर फिर क्या होगा, जो अगर तो ये सीज फायर नहीं होती, अगर कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो फिर ये एक लंबी गुरीला वार की फॉर्म ले सकती है। तो जिस तरह से अफगानिस्तान में हुआ था कि वो निकलते थे, अटैक करते थे और फिर छुप जाते थे और फिर निकलते थे, फिर तो ये इसी तरह से हाइड एंड सी वाली जो लुकन छुपी नहीं होती वो चलती रहेगी, और ये प्रॉक्सी वार की शक्ल जो है ये अख्तियार कर लेगी। तो जनाब मेरी फिलहाल इसका फ्यूचर जो है वो यही नज़र आ रहा है कि वो फ़लस्तीनियों को निकालेंगे यहाँ से, और इस एरिए के ऊपर वो कवर करना चाहते हैं। आज नहीं तो कल उनका ये प्लान जो है वो उन्होंने करना ही करना है, क्योंकि रोकने वाला तो उनको है नहीं। तो लिहाजा वो इजीली जो है इस अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा ओपिनियन। आगे चलते हैं। ये गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, लेकिन जो चीज़ समझ आती है बंदे को दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। चलें जी, अब आ जाते हैं एडिटोरियल की तरफ। फर्स्ट एडिटोरियल है आपका रिपीट टेलीकास्ट। तो रिपीट टेलीकास्ट में सीधी सीधी टू द पॉइंट सिंपल बात वो ये करता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है 2024 का। तो इस इलेक्शन में कुछ नहीं होना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वो लेकर आएगी। ठीक है, बस ये बात होगा। और ये कहाँ पर पुट होप अप का होगा, डेमोक्रेसी की। यहाँ पर आपको असल शक्ल जो डेमोक्रेसी की है वो पाकिस्तान के अंदर नजर आएगी कि चीज किस तरह से आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में क्यों फ्लोरिश नहीं कर रही। उसकी एक रीजन ये है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती हैं पाकिस्तान में, जो स्टैब्लिशमेंट वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो अपने फैसले कर सकें, लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं आती कि वो बेहतर फैसले कर सके। तो इस वजह से जो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी। बात करता है वो आगे एक्सप्लेन करता है, कहता है 2024 का इलेक्शन आने वाला है, फरवरी के अंदर कहा गया है कि इलेक्शन होगा। कहता है हिस्ट्री बताती है कि 2018 का इलेक्शन हुआ था। तो अब जो कहता है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सूरज है वो चढ़ रहा है, राइजिंग सन उनका है। क्यों? विद द न्यू सेलेक्टेड बीइंग प्रिपेयर टू टेक इमरान खान प्लेस, कि एक नवा सिलेक्टेड जो है ना वो तैयार कर लिया गया है जो इमरान खान की जगह लेगा। ठीक है ना। और फिर वो कहता है पाकिस्तान पीपल पार्टी से भी कहता है कि सॉरी वो फील कर रहे हैं कि उनको क्या है, उन्होंने क्या है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाई लेकिन उनको कोई इसका फायदा नहीं हुआ, और एक नया सिलेक्टेड तैयार कर लिया गया है जो कि इमरान खान की जगह ले लेगा इन फ्यूचर में। फिर वो आगे बात करता है और तो कुछ कर नहीं सकता, बातें ही करनी है। तो बातों में वो कहता है कि हिस्टोरियन भी लास्ट के जो हिस्टोरियन है वो सवाल करते हैं कि जनाब अली फिर इसका क्या मकसद हुआ कि अगर आपने एक पॉइंट ऑफ रिमूविंग वन एक एक जो गवर्नमेंट जो बिल्कुल काम नहीं आप समझते थे कर रही, उसको निकाल कर, तो इट वाज ओनली गोइंग टू बी रिप्लेस विद द सिमिलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसी तरह के एक दूसरे से सिस्टम से आप जो है इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या फायदा है कोई? यानी कि चोर को निकाल के आप चोर लगा लेते हैं,
जिसके अंदर क्वालिटीज नहीं है उसी को, यानी बार बार उन्हीं को आप लगाते रहते हो, तो इसका कोई फायदा नहीं। ये बातें हैं आप सारी, इसके पेपर में वाले पॉइंट्स पे कुछ नहीं है इसके अंदर, पेपर वाली बात हो गई जो मैंने आपको बता दी थी। बाकी अब बातें हैं जो उसने लिखी हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर कहता है कि ये वाला जो सिस्टम है ना गवर्नमेंट इस तरह का कि चूज करना, ये उन लोगों को चूज शूट करता है जो कि करते हैं, जो जो रूल करना चाहते हैं बगैर अकाउंटेबिलिटी के, जिन उनकी अकाउंटेबिलिटी ना हो, सिर्फ वो रूल करना चाहते हैं। और ये ही कहता है कि क्या है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसी तरह के हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम भी रूल करेंगे, हम भी खाएंगे, आप भी खाएं और इंजॉय करते हैं। अनटिल आगे वो कहता है कि जब डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, यहाँ पर वो कुछ बातें करता है, कुछ अपने सजेशंस देता है कि यार डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उसमें वो कहता है कि जब तक लोगों की जो लोग है ना, लेजिटिमेसी एंड पावर आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, नो सिविलियन गवर्नमेंट कैन होप टू ड्राइव। जब तक लोगों की मदद से गवर्नमेंट नहीं ना बनेगी, लोग नहीं चूज करेंगे, तब तक कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकती। तो कहता है कि ये जो आती है ना इस तरह से, तो ये क्या होती है, टूल होता है इन द हैंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन से मुराद सीधी सी बात है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है, पाकिस्तान मिलिट्री की बात कर रहा है, तो उनके हाथ में ये टूल है। किस लिए? कि वो गुड गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है यही सारे कुछ करते हैं। इनको तो बस वैसे ही पॉलिटिशियंस को आगे बैठाया होता है, बाकी सारी ये काम जो है यही करते हैं। तो रिपीटेडली वो फेल हो रहे हैं, कहते हैं टेस्ट ऑफ टाइम। ये पता चल चुका है हमें पिछले टाइम्स के साथ कि वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम बेहतर करें इनको आगे बैठाकर, लेकिन ये कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं। और आपकी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त टोटली आपकी एस्टेब्लिशमेंट के पास है, इकोनॉमी के कुछ मामला आप पे वो छोड़ देते हैं, अदरवाइज वो भी उनके पास है। आप कोई भी डिसीजन उनकी मर्जी के बगैर, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट नहीं ले सकती। आगे कहता है कि वो पॉलिटिशियंस को फिर कहता है कि पॉलिटिशियंस को क्या करना चाहिए, उनको चाहिए कि वो रिलाय करें अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर, रिलाय करें ना कि सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर रिलाय करें, खुद के ऊपर रिलाय करना सीखें वो लोग। जिस तरह से कहता है कि रिसेंटली इमरान खान ने भी किया था, पीटीआई वाले ने भी किया था, खुद के ऊपर रिलाय करें तो फिर ही वो बेहतरी तरफ चल सकते हैं। फिर कहता है नंबर वन पे ये कहता है खुद पर रिलाय करें, नंबर टू ये कहता है कि लर्न वर्क विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ काम करना सीखें, ठीक है ना। और उसके बाद जो है द पीपल्स की विल, लोगों की जो विल है उसके ऊपर आए कि लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू करें। तो कहता है कि इलेक्शंस कैन नॉट बी टर्न इनटू अ रबर स्टैम्प फॉर बैक रूम डील्स, बैक रूम डील्स में के लिए हम इसको नहीं रख सकते, आल सच एफर्ट मस्ट बी रेजिस्ट, इस तरह के सारे काम जो है उनको रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर वो बातें करता है। नंबर टू पे आ जाता है बाबर एक्जेड एडिटोरियल। बाबर एक्जेड में बेसिकली पाकिस्तान की टीम, क्रिकेट टीम का कैप्टन है, 2023 का आपको पता है वर्ल्ड कप हुआ है अभी इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। रिजल्टेंटली बाबर आजम ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो इसके ऊपर इसने ये है एडिटोरियल लिखा है। बातें तो इसने बहुत सी की हैं, लेकिन हमारे काम की कोई नहीं है। इनमें से जो एक दो थी वो आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड कप होता है इंडिया का 2023 के अंदर, और पाकिस्तान लॉस्ट 4 मैचेस कंटिन्यूसली। पाकिस्तान ने जब ये 4 मैच जीत हार गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। किसके ऊपर? बाबर आजम के ऊपर और इंजमामुल हक के ऊपर। वो क्रिटिसिज्म था क्या बेसिकली? वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म ये था, लास्ट एडिटोरियल में भी एक दफा डिस्कस हुआ था कि इन्होंने एक नंबर तो ये कहा कि ये जो बाबर आजम और इंजमामुल हक है ना चीफ सेलेक्टर, ये इनको खुली आजादी थी, इन्होंने अपनी मर्जी के बंदे चूज किए हैं। और नंबर टू पे ये था कि इंजमामुल हक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाबी अली इसने कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन कह लें, एनजीओ कह लें, एजेंसी कह लें, उसके थ्रू जो है इसने रिश्वत ली है और उस एजेंसी के कहने पर इसने बंदे सेलेक्ट किए हैं जो कि क्रिकेट टीम में खेलेंगे। तो ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। जब इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया तो इसने तो बिल्कुल उसी वक्त ही रिज़ाइन दे दिया ना, ठीक है ना, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इसने रिज़ाइन दे दिया। और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर चल रही है कि ये इसमें रियलिटी कितनी है। नंबर चीज तो ये होगी। उसके बाद रह गया बाबर आजम, वो तो क्योंकि अभी मैच खेल रहा था छोड़ के, तो उसने थोड़ा आना था, तो उसने कहा चलो देख लेते हैं। उसने बाकी मैचेस खेले, जब पाकिस्तान फाइनल सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाया तो वो जब वापस आया तो आकर उसने भी फाइनली अभी जो है उसने रिजाइन दे दिया है। किससे? कि मैं आज के बाद कैप्टन नहीं रहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, हाँ एज ए प्लेयर मैं जो है वो खेलूंगा। तो इसमें एक तो यह है कि पाकिस्तान का जो चीफ सेलेक्टर कौन था, इंजमामुल हक था, जिसने अभी रिजाइन दिया। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरमैन है वो है ज़का अशरफ, ये इसका नाम है। तो इसके अंदर बिल्कुल यही था और कुछ नहीं था। नंबर थ्री, ब्रीथिंग पॉइजन। पॉइजन पॉइजन कहते हैं जी जहर को। ब्रीथिंग, सांस के जरिए हम जो जहर अंगेर रहे हैं उसकी बात कर रहा है। बात होगी लाहौर की, बात होगी पोल्यूशन की, इन्वायरमेंट की। तो जहर है आपका क्लाइमेट क्राइसिस जो है, क्लाइमेट का बड़ा अहम टॉपिक है, बड़े उसके ऊपर ओपिनियंस आ रहे हैं। COP28 चल रही है
और डेली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। इसके बारे में आपका ऐसे आना ही आना है आपके एग्जाम के अंदर, कन्फर्म कर लें कि ऐसे इंशाल्लाह CSS में जो अभी अटैम्प्ट होने वाली है 2024 की, तो उसमें आपका जो है CSS के अंदर जो ऐसे आना है वो आएगा, क्लाइमेट के ऊपर ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एडिटोरियल्स ओपिनियंस लिखे जा रहे हैं, लिहाजा आप इसको तैयार करके रखें। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है ये भी समझ लें आपके, ऐसे ही है, इसी यही चीज़ें उसके अंदर आती हैं। काजेज क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, सोल्यूशन क्या है, लाहौर का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, एयर पोल्यूशन की बात होगी, यानी कि क्लाइमेट क्राइसिस, लाहौर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, क्यों हुआ है, किसने किया है, क्या उसके नुकसानात हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। पिछले लेक्चर जिसने नहीं लिए वो ज़रूर जाकर सुने, इंशाल्लाह यू विल गेट मैनी थिंग्स। आगे आ जाए, कहता है अब इसको डिस्कस करते हैं। लाहौर की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसकी बात करता है कि ये बिल्कुल क्लियर कट है कि टेम्पोररी फिक्स नॉट इनफ, कि हम जो टेम्पोररी छोटे छोटे फिक्सेस कर रहे हैं, कि छोटी छोटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, उससे ये काम हल नहीं होने वाला, ये जो गंदा है लाहौर है साफ नहीं होने वाला। फिर वो आगे पंजाब गवर्नमेंट की बात करता है कि उसने कुछ शफल किया जिम्मेदारियां, ठीक है ना, और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनको ये टास्क दिया है कि वो मॉनिटर करें और प्रिवेंट करें स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग बेसिकली ज़्यादातर तो वही होती है कि जो आप लोग हार्ड फॉर्म के अंदर, यानी कि फसलों को जो होती हैं, जो बगैर बुच्चे बचते हैं उनको आप लोग जला देते हैं किसान, तो उसको क्या है कि रोका जाए, मॉनिटर किया जाए। बर्निंग रिफ्लेक्ट है नेसेसरी बट इनसफिशिएंट रिस्पॉन्स टू अ डीप सीटेड प्रॉब्लम, कहता है कि ये ठीक है, नेसेसरी है, लेकिन बहुत छोटा रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। फिर वो आगे कहता है कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है जो चल रहे हैं कि इतने नंबर एच, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम जिसको बोलते हैं, कहता है ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, आप इनको नंबर ना समझें, बल्कि ये हेल्थ इमरजेंसी जो है फेसिंग करनी पड़ेगी लाहौर वालों को इससे, कि हो सकता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि उसका नाम भी इसने एडिटोरियल का यही रखा है, पॉइजनिंग वाला जो है, पॉइजन, ब्रीथिंग पॉइजन। तो हेल्थ इमरजेंसी जो है उसका भी वो रिमाइंडर दे रहा है आप लोगों को कि प्रॉब्लम्स पैदा होने वाली हैं। कहता बारिश हुई थी तो बारिश से हमने यही समझा था कि अब ये लाहौर साफ हो गया, लेकिन साफ तो थोड़ा सा हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा उसी सूरत हाल में चला गया है, ठीक है। तो बारिश का भी कोई खास फायदा हमको नहीं हुआ। उसके बाद फैक्टर्स की बात करता है कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से ये लाहौर में इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो गई है। सबसे पहले वो कहता है कि गाड़ियां और इंडस्ट्री जो है उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो है। स्मोक, ब्रिक किलन, जो ईंटें बनाने वाले भट्ठे हैं उनसे जो निकलता धुआं वो है। स्टबल बर्निंग, वही जो फसलों के जो बकाया जात हैं उनको जलाने से जो धुआं निकलता है वो है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो लाहौर में चल रही हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, शाहदरा में बन रहा है फ्लाई ओवर, और इसके मामिया कॉलोनी में फ्लाईओवर बन रहा है, और इसके अलावा आगे जो है आपका कलमा चौक वाली साइड पर भी, यानी कि जो कॉलेज रोड है वहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो हर जगह पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उससे क्या हो रही है, जो आपकी डस्ट है, मट्टी जो है वो उड़ती है, और जब वो उड़ती है तो आपकी सर्दी है, तो सर्दी की वजह से इसके ऊपर क्या होता है, मॉइस्चर मॉइस्चर हो जाता है, तो ये ना ऊपर रहती है या नीचे रहती है, हवा में तैरती रहती है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम, इसकी वजह से लाहौर गंदा हो रहा है। एंड फाइनली वो कहता है विंटर, विंटर की वजह से क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, तो जो ह्यूमिडिटी है वो एयर के अंदर बढ़ जाती है, तो कोई भी ऐसी जो धुआं है या फिर ऐसा जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या हो जाती है, किसी तरफ लगती नहीं है, तो सस्पेंड हो जाती है हवा के अंदर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उसने बताए हैं जो लाहौर को स्पेसिफिकली कि किस वजह से लाहौर गंदा है। आगे आ जाते हैं जी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, तो गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो कहता है सीम्स टू लैक को लॉन्ग टर्म विजन, कहता है कि जो भी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिए हैं उनके अंदर हमको एक ही चीज नजर आई है कि लॉन्ग टर्म विजन गवर्नमेंट ने नहीं दिया, और उसमें कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जिसमें ये कहा गया कि सजा दें, ठीक है ना, पॉजिटिव मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि फाइन करें, जुर्माना करें, ठीक है ना, डिमोलिश कर दें, तबाह कर खत्म कर दें उनको। और उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ टीम्स मॉनिटर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, वो टीमें जाएं वो जाके इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मॉनिटर करें। तो ये कहता है ये वाले जो स्टेप्स हैं ये इनफ नहीं है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक रिकमेंडेशन दी है कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाए हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे और संडे जो लाहौर के स्कूल हैं, और इसके अलावा 7 से 8 और ज़िले हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। तो उनको ये कहा गया है कि 2 दिन के लिए सैटरडे और संडे वाले दिन क्या किया जाए, स्कूलों को बंद किया जाए और रिमोट वर्किंग शुरू कर दी जाए थोड़े अरसे के लिए। तो कहता है ये भी एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ये भी कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। तो अप्रोचेज इज नीडेड, कहती है कि अप्रोच किस किस्म की अप्रोच की जरूरत है। अब ये आपको काजेज बता दी, इफेक्ट्स में जो है आप लिख सकते हैं, इफेक्ट्स इसके यही हैं कि डिसीजेज हो रही हैं, ठीक है। डिसीजेज जो है लोगों को हो रही हैं, पीछे जो एडिटोरियल वही कहता हूँ ना बार बार, के पिछले लेक्चर सुने तो आपको तो ये सारा कुछ जुबानी वैसे ही याद हो जाएगा। ये जो मैं लिखने लगा हूँ ये सारी चीजें पहले मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं।
जिसके अंदर अस्थमा आपको हो सकता है, आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की आपको डिसीजेज हो सकती हैं, एजुकेशन की तबाही होती है, छुट्टियाँ होती हैं बच्चों को, तो वो भी इसकी वजह से होती है। ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो जाता है कि क्लैरिटी नहीं आती, तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो डायरेक्टली वो क्या करेगी, इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करेगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इफेक्ट्स हैं किसके, एयर पोल्यूशन के। अब आ जाते हैं कि करना क्या चाहिए, अप्रोचेस इज नीडेड, कौन कौन सी अप्रोचेस की जरूरत है। वो कह रहा है कंबाइनिंग स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट रेगुलेशंस, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट रेगुलेशन को कंबाइन कर इन्फोर्समेंट विद सस्टेनेबल प्रैक्टिस अक्रॉस अक्रॉस सेक्टर। हर सेक्टर के अंदर क्या किया जाए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जाए। अब वो प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। नंबर वन, क्लीनर टेक्नोलॉजीज कहता है यूज की जाए इंडस्ट्रीज एंड ब्रिक किलर। ब्रिक किलर के अंदर जैसे आई थी ना जिग जैग वाली कोई टेक्नोलॉजी, तो जिग जैग वाली टेक्नोलॉजी बेसिकली ये होता है कि अगर ये वाला है ना भट्ठा, तो यहाँ से धुआं निकल रहा है ना सीधा सीधा, तो जिग जैग वो ऐसे ऐसे करके होती है टेक्नोलॉजी, तो ऐसे ऐसे करके उसके अंदर से धुआं निकलता है, तो जो कार्बन होती है यहाँ पर रुकता जाता है और धुआं साफ होकर बाहर निकल जाता है। तो ये इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है ना जो कि क्लीन कर दें इंडस्ट्रीज को और ब्रिक किलन को, धुएं को, वो इस्तेमाल की जाए। नंबर टू पे क्या कहता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसको यूज किया जाए, टू कवर स्टबल बर्निंग, कि वो जो पीछे बुच्चे बच जाते हैं फसलों के जिनको बाद में जलाया जाता है तो वो बचे ही ना होंगे ना जलाएंगे, तो ऐसा काम किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज किया जाए। और इसके अलावा इन्हांसिंग वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, जो भी आपका वेस्ट है ताकि लोग उसको जलाएं ना, उसको अच्छे तरीके से आप लोग मैनेज कर लें। एंड नंबर 4, इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू रिड्यूस व्हीकल पोल्यूशन। कराची के अंदर बहुत ज्यादा, लाहौर के अंदर भी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं, तो हर बंदे को इंडिविजुअली अपने ट्रांसपोर्ट का क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक तो ये है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप बढ़ाएं, और दूसरा ये है कि जो ज्यादा धुआं गाड़ियां छोड़ती हैं उनके ऊपर आप एक्शन लें, तो इससे भी क्या हो सकता है, आप कवर अप कर सकते हैं। फिर आगे वो कहता है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, जैसे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट लाहौर की बात करता है कि वहां पर सिर्फ 6 इंस्पेक्टर जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कितना जो है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर्स की जरूरत है टू इन्फोर्स रेगुलेटरी इफेक्टिवली। जो लेबर जो इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर हैं वो सिर्फ 6 हैं, तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए, आपको मैन पावर बढ़ानी चाहिए। सिटीजन को कहता है कि इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए और इनकरेजमेंट भी करना चाहिए कि इन्वायरमेंट जो है उसको सीरियसली लें, और जैसे मास्क पहने, बिला वजह घर से ना निकलें, और इसके अलावा कोई भी वो खुद भी धुआं ऐसी चीजें ना जलाएं जिससे धुआं निकले। तो सिटीजन को भी इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगाह करना पड़ेगा। कहता है द क्राइसिस रिक्वायर्ड एड्रेसिंग बोथ सिम्टम्स एंड रूट काजेज, कि जो वजूहत हैं वो तो होगी, सिम्टम्स तो होगी, लेकिन रूट काजेज के ऊपर जो है आपको फोकस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इट्स टाइम फॉर एक्शन कंटिन्यूसली। पीछे कई सालों से पाकिस्तान जो है वो, और लाहौर जो है वो पहले नंबर पर चल रहा है, तो अभी ये टाइम है एक्शन का। अगर एक्शन नहीं लेते, आप इसी तरह चलते रहते हैं, तो फ्यूचर में जाकर क्या हो सकता है, आप लोगों को किसी हेल्थ इमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है। तो जनाब ये था आपके टू डे एडिटोरियल्स। अब आगे हम शुरू करेंगे आज के ओपिनियंस, और उन ओपिनियंस में से जो है इंशाल्लाह उन ओपिनियन में भी आपको कई चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी। आपने कमेंट्स ज़रूर करने हैं, और स्पेशली जो आप लोगों को मैंने एक डेली बेसिस के ऊपर एक छोटा सा क्विज देता हूं, ताकि आपके जो आइडियाज़ की मेच्योरिटी है वो डेवलप हो, और सिर्फ डेवलप ही ना हो बल्कि आप उनको शेयर भी करना शुरू कर दें। तो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कि बेशक कंप्यूटर एग्जाम्स हैं, बेशक वन पेपर एमसीक्यूज है, तो इंटरव्यू में तो आपने जाना ही है। और इंटरव्यू के अंदर वो यही चेक करते हैं कि मेच्योरिटी ऑफ आइडियाज़, और मेच्योरिटी ऑफ आइडियाज़ होती है जब आप मेच्योर चीज़ें पढ़ते हैं, मेच्योर चीज़ें सुनते हैं। सोशल मीडिया से सिर्फ काम नहीं चलने वाला। चलें जी, तो पहला जो आपका है ओपिनियन वो है अश्योरेंस एंड रियलिटीज, जिसको मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है। ये है इकोनॉमी को डील करेगा, तो इसके बारे में अब हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते हैं। ये वाला ओपिनियन आपकी जो इकोनॉमी का टॉपिक है उसके अंदर ये फिट होगा बिल्कुल सीधे का सीधा, कि आपको बताएगा व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो पाकिस्तान इकोनॉमी, और किस तरह से हम कौन सी तकनीक इस्तेमाल करने लगे हैं अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, और क्या इसके अलावा भी कोई हमारे पास ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, राइट नो। तो ये इसके बारे में डिस्कस करेगा। और जो अभी क्रक्स है वो यही है, रिको डिक प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इसके जो शेयर्स हैं उनकी सेलिंग की बात हो रही है, इसके ऊपर ये जो है प्रोजेक्ट, इसके ऊपर ये ओपिनियन आपका डिस्कशंस करेगा। तो मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ, जो बेसिकली इसका मेन क्रक्स है, तो वो यही है जनाबी अली, कि पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमी है हमेशा की तरह वो आज भी स्टेबल नहीं है, आज भी बीमार है, उसको इंजेक्शन की ज़रूरत है। चाहे वो हम IMF से लेके लगाएं या कहीं और किसी बाहर से मंगवा कर किसी से लगा लें।
तो फिलहाल तो हमारे पास जो IMF को जो है मनाने के लिए हम बड़े तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो भी वो कहता है हम फ़ौरन फ़ौरन उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देते हैं ताकि वो हमें अगली किस्त जो 1000 पैसों की है वो दे दे। ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ-साथ जो है एक और भी है डिको डिक प्रोजेक्ट जो हमारा लगा हुआ है जिसके अंदर 50% जो शेयर्स हैं वो तो उस कंपनी के हैं जो इसके ऊपर वर्किंग कर रही है और उसका कंपनी का नाम था बैरिक गोल्ड। ठीक है ना। 25% जो शेयर्स थे वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं और 25% जो शेयर्स थे वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हैं। तो लिहाजा अब जो 50% तो उनके हैं, अब जो हमारे 50 की जो 25% ये और 25% ये है ना, अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नज़र है इनके ऊपर कि अब हमने हिसाब लगवाना शुरू कर दिया है उन शेयर्स का कि उन शेयर्स की वैल्यू क्या है ताकि हमें आइडिया हो जाए क्या है वैल्यू, और वैल्यू का अंदाज़ा लग भी गया है। अब हम उन शेयर्स को सेल करेंगे और सेल करने के बाद पैसा आएगा और वो पैसा जो है हम क्या करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक टीका लगाएंगे ताकि ये थोड़ी सी चल जाए। ठीक है। अब वो पैसा जो है हम सऊदी अरेबिया को बीच में डालने वाले हैं कि सऊदी अरेबिया जो है हमारे साथ डील कर ले और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दे ताकि हमें पैसे मिल जाएं और ये वाले शेयर्स हम किसको बेच दें, सऊदी अरेबिया को बेच दें। और वो जो पैसे आएंगे वो कहाँ लगा दें, पाकिस्तान की इकोनॉमी में रिजर्व में आएंगे और फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़े अरसे के लिए ठीक हो जाएगी। फिर इकोनॉमी से वो पैसा ताकि हम ये मैं अपने से बताने लगा हूँ, फिर वो पॉलिटिशियंस, मिलिट्री वाले, जुडिशरी वाले सारे मिलकर वो पैसे निकालेंगे और अपने स्विस अकाउंट्स में डाल लेंगे। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा से बीमार हो जाएगी। तो फिर हम नेक्स्ट जो है फिर देखेंगे कि अब पाकिस्तान की कौन सी चीज़ बेचने वाली है। फिर हम बेचेंगे अपना PIA, ये भी मैं अपने से बता रहा हूँ। फिर हम अपने एयरपोर्ट्स को बेचेंगे, ठीक है ना, उनको आउटसोर्स करेंगे या जो भी करेंगे, वहाँ से पैसे आएंगे फिर इकोनॉमी में डालेंगे, फिर हम निकालेंगे और ये फिर ऐसे ही पाकिस्तान चलता रहेगा जब तक आप सारा कुछ बेच नहीं देते। ठीक हो गया। तो अभी के लिए तो हम सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात करते हैं कि वहां पर क्या है उसको हम देखते हैं। राइटर कहता क्या है जनाबली, राइटर यही कहता है जो मैंने आपको क्रक्स बता दिया, लेकिन फिर भी उसकी बातें भी सुन लेते हैं। वो कहता है कि जो है ना, अभी जो है पाकिस्तान में डॉलर जो है सम सॉर्ट ऑफ इनफ्लो आने वाला है और ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसने इसका नाम रखा हुआ है SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसके थ्रू यानी कि अब क्या है ये पैसे आने वाले हैं। एंड फिर ये बातें करता है जो आपका प्लानिंग कमीशन है उसके जो है, प्लानिंग कमीशन जो है उसका जो है ना हेड अभी जो चल रहे हैं जहांजेब खान, तो वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है और उसके अंदर वो बात करता है। तो बात यहाँ पर यही हो रही है अश्योरेंसेस एंड रियलिटीज। तो बात वो ये करता है कि अश्योरेंसेस, अश्योरेंसेस क्या होती हैं कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, लेकिन रियलिटी क्या होती है जब आपको पैसे दे दिए जाएं। तो कहता है इसमें बड़ा फर्क होता है अश्योरेंसेस में और रियलिटीज में। अश्योरेंसेस तो जैसे IMF ने भी हमको दी हुई है कि हाँ मैं आपको पैसे दूंगी बट ये काम कर लो, तो ये IMF ने कहा है। ठीक है। इसी तरह के जो फॉरेन कंट्रीज हैं कई हमारे, तो वो पाकिस्तान को क्या करें, हाँ हम आपको उधार देंगे, खास तौर पे जो गुल्फ कंट्रीज जिनको हम कहते हैं UAE या जो हमारे सऊदी अरेबिया वाले हैं। लेकिन वो क्या है, अश्योरेंसेज हैं, रियलिटीज नहीं है। तो रियलिटी के ऊपर क्या है हमारे पास, वो ये बात करना चाहता है। तो वो कहता है कि क्या है, इजी टू मेक प्रोमिसेस, ये बड़ा आसान है कि हम वादा कर लें, इट इज़ वेरी हार्ड टू डिलीवर ऑन देम, बट ये बड़ा मुश्किल है कि हम उन वादों को निभाएं। तो उन वादों को निभाने का मतलब यही है कि रियलिटी में पैसे देंगे या नहीं देंगे, ये बड़ा मुश्किल है। तो बाकी फिर वो बात करता है कि अभी जो रियलिटी में हमें चीज़ नज़र आ रही है वो एक ही है और वो क्या है जनाब अली, रिको डिक प्रोजेक्ट। सिर्फ यही एक है जहां से हमें रियलिटी बेस नजर आ रही है कि हाँ यहाँ से पैसे हमें मिल सकते हैं। और यहाँ से पैसे कैसे मिलेंगे, जैसे आपको पिछली स्लाइड में मैंने बताया। तो बस इसमें यही था, लेकिन आगे मैं बता देता हूँ। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है, कॉपर का, गोल्ड का प्रोजेक्ट है। तो इसको अब जो कंपनी निकाल रही है उसका नाम है बैरिक गोल्ड। ठीक है ना, उसका नाम क्या है, बैरिक गोल्ड उस कंपनी का नाम है। और 50% शेयर उसके पास होंगे, इसके 50% की वो मालिक होगी जो भी यहाँ से चीज़ निकलेगी। क्यों, क्योंकि सारी की सारी उसने यहाँ पर से निकालना है और क्योंकि ये हमारे मुल्क में है बाई चांस, तो इस वजह से 50% जो शेयर्स हैं वो पाकिस्तान के हैं। और क्योंकि ये बलूचिस्तान के इलाके में है तो फिर इसलिए ये शेयर्स जो हैं फेडरल गवर्नमेंट ने और जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उन्होंने आपस में 25% के हिसाब से बांट लिए हैं, 25 मेरे 25 तेरे। ठीक हो गया। तो ये है जी करंट सिनेरियो।
अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को ज़रूरत है पैसों की, तो उन्होंने कहा है कि बाकी तो सारी इंश्योरेंसेस हैं, रियलिटी तो कहीं से नज़र नहीं आ रही, तो लिहाजा यहाँ से पैसा आ सकता है प्रोजेक्ट से। तो हमने जो उसके शेयर थे ना, जो वाले ब्रिकोडिक प्रोजेक्ट्स के, उनकी हमने वैल्यू की एस्टिमेशन करवाई है कि कितने पैसों का एक शेयर हो सकता है। उसके लिए हम काफ़ी अरसे से जो है ना वो भाग दौड़ कर रहे थे। तो यानी कि हम मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला रहे थे कि जनाब अली ये देखें सारे प्रोजेक्ट को एनालाइज करें और इस शेयर की वैल्यू जो है वो जो है हमें बताएं, ताकि फिर हम इसको हिसाब लगाकर बेचना शुरू करें। तो इसकी वैल्यू का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका है। तो जो डील है वो दिसंबर 25 तक आपकी हो जाएगी। और इससे क्या हो रहा है कि फिर पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, पैसा आएगा। जब शेयर हम बेचेंगे सऊदी अरेबिया को, तो सऊदी अरेबिया जो पैसे देगा उस शेयर के, वो पाकिस्तान में आएंगे। अब इसमें ये है कि ये नहीं समझ आ रहा है कि सिर्फ यही 25% बेचना है, ये सारे का सारा 50% इन्होंने शेयर बेच देना है, ये इसके ऊपर भी चल रहा है। क्योंकि जब वो सारा बेच दें तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो भी बोल सकती है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये पता नहीं, चलें छोड़ें मेरी बात तो, बस ठीक है, फिर 50%। अब आगे आ जाते हैं। तो कहता है कि जब ये पैसा आएगा तो ये भी ज़रूरी है, जो आईएमएफ की डील है उसके तहत, कि आपके पास कुछ होना भी चाहिए। तो 2024 में फिर मैं भी कुछ पैसे दे दूंगा, एंड ऑफ अप्रैल 2024। अब कहता है आगे जो मेन इसके अंदर और क्या क्या बात हो सकती है, वो कहता है ब्रिक गोल्ड। बस यही जो था क्रक्स इस ओपिनियन का, वो यही था। अब आपको इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। आगे वो फाइनल बात कर देता है जहां पर जाकर इलेक्शंस की। इलेक्शंस में वो कहता है कि अब पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहा है, डेट अनाउंस हो गई है। अब देखें, उसको भी इसने बीच में डाल दिया। तो सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी काम हो रहा है कि पीटीआई वालों के ऊपर रेड्स की जा रही हैं, उनके बंदों को उठाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो जो है ना इलेक्शन है वो कोई फ्री एंड फेयर नहीं होने वाला। और हो सकता है कि इलेक्शंस के अंदर आपको बल्ले का निशान भी नजर ना आए, यानी कि इमरान खान को हो सकता है कि उसके अंदर क्या करें, वो इलेक्शंस में हिस्सा भी ना लेने दें। तो लिहाजा जो पाकिस्तान में इलेक्शंस के बारे में वो कहता है कि कोई अच्छी सूरत हाल मुझको नजर नहीं आ रही। बीच में ये भी डाल दिया, इकोनॉमी को फिक्स कर दिया उसने। फिर वो कहता है कि रेजेस सीरियस क्वेश्चन ओवर द डिग्री टू विच डेमोक्रेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस बीन मेंटेन्ड। कहता है कि ये फिर क्या है कि ये क्वेश्चंस उठते हैं कि जब किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं और उसके पार्टीज के बंदों को, पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह से डील किया जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चंस तो उठेंगे ना कि क्या वाकई ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। कहता है कि बट इफ द इलेक्शंस आर हेल्ड इन फरवरी, कहता है अगर जो इलेक्शंस हैं वो फरवरी के अंदर होते हैं, ये भी थोड़ी सी अच्छी बात कर दी उसने, तो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो अप्रैल के अंदर मुकम्मल होगा। ठीक है। और अगर आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो अप्रैल के अंदर मुकम्मल होता है, तो फिर क्या है कि फिर पॉसिबल ही है कि ये वाली जो हम आगे पॉलिसी बना रहे हैं ये कंटिन्यूसली आगे अगले आने वाले दिनों में चलना शुरू हो जाए। तो ये सारी की सारी चीजें अब इलेक्शंस के ऊपर हैं, और इलेक्शंस कौन करवा रहा है ये भी आपको पता है, और कौन पार्टी में पावर में आने वाला है ये भी आपको काफी हद तक आइडिया होगा। तो जनाबी अली ये था आपका पहला ओपिनियन। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ओपिनियन की तरफ। सेकंड ओपिनियन है जी बलूचिस्तान पॉलिटिक्स। इसमें वो डिस्कस करेगा बलूचिस्तान को, इलेक्शंस डेमोक्रेसी को, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको डिस्कस किया जाएगा, इलेक्शंस को डिस्कस किया जाएगा बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में। और अभी स्पेशली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसने बलूचिस्तान गए हैं, तो वहां से उसने कुछ इलेक्टेबल बंदे जो हैं वो अपनी पार्टी में ऐड किए हैं, उसके ऊपर बात होगी। फिर बलूचिस्तान की हिस्ट्री और उसके सरदारों की बात होगी, जो वहां पर ट्राइबल एरियाज के जो सरदार हैं उनकी, और उन सरदार जो पॉलिटिकल एलीट में हैं तो उनका क्या बिहेवियर रहता है इसको लेकर। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये एक तस्वीर दिखा देता हूँ, ये आज ही की आई है डॉन न्यूज़पेपर के अंदर, और ये बिल्कुल इस एडिटोरियल ओपिनियन के साथ लिंक करती है। ये उन्होंने आपको दिखा दिया है कौन है जी, ये आपके नवाज शरीफ साहब हैं, और ये बलूचिस्तान गए हैं, और ये जो है वो भेड़ें जो हैं वहां से उन्होंने ले ली हैं, खरीद ली हैं भेड़ें, और अब वो जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। ठीक है, पोल्स की तरफ, नए इलेक्शंस की तरफ। समझ तो आपको आ गई होगी कि वो क्या करना चाह रहा है। कि इस बार बलूचिस्तान गए, बंदे खरीद लिए हैं सारे के सारे, ये भेड़ें थी, भेड़ें हैं जी, भेड़ चाल है, ठीक है जी, खरीद लेते हैं। उन्होंने खरीद ली, और अब बलूचिस्तान की काफी सीटें उनके पास हैं, और अब पोल्स में इंशाल्लाह दे विल विन, तैयारी हो रही है जी। तो यही बात जो है ये लिख कर आपको एक्सप्लेन करेगा।
अच्छा जी, क्या कहते हैं, बलूचिस्तान पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है। कहता है कि बलूचिस्तान में नवाज शरीफ साहब गए हैं तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तकरीबन जो है 2 दर्जन से ज़्यादा जो इलेक्टेबल थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में उन्होंने क्या किया है, शमूलियत अख्तियार कर ली है। उनके हाथ के ऊपर उन्होंने बैत कर ली है कि ठीक है जी, हम आपके साथ हैं। तो कहता है इससे फिर पता चलता है कि जो बलूचिस्तान है वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा। ठीक हो गया। लोगों को पता है, वहाँ के लोगों को, कि हम क्यों गुर्बत का शिकार हैं, क्यों हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही। सिर्फ यही वजह है कि बलूचिस्तान के जो लीड क्लास है, जो पावर में होती है, वो क्या करती है, हमेशा से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ कर लेती है और उसके बाद वो क्या करती है, बलूचिस्तान को भूल जाते हैं और अपनी इंजॉयमेंट करते हैं। आगे वो कहता है कि ये जो काम हुआ है ना अब, तो इसकी जो जड़ है ये कई नस्लों से चलती आ रही है। और ये उस वक्त से चलती आ रही है जब ट्रेडिशनल एलीट जो थी ना बलूचिस्तान के अंदर, वो ट्राइबल गवर्नर सिस्टम जो ब्रिटिश का था, जो ब्रिटिश का ट्राइबल गवर्नर सिस्टम था उसका हिस्सा थी। यानी कि क्या है, पॉपुलरली नोन एज सैंडीमैन, सैंडीमैन सिस्टम। तो इसमें क्या होता था कि यहाँ के जो उस वक्त के, जब ब्रिटिश राज था, जब यहाँ पे ये कॉलोनी थे हम लोग किसकी, ब्रिटिश इंडिया की, तो उस वक्त भी यहाँ बलूचिस्तान के अंदर जो सरदार थे वो क्या करते थे कि ब्रिटिश के साथ हाथ मिला लेते थे। और जैसे ब्रिटिश कहते थे कि इस तरह सिस्टम को चलाओ, तो वो सैंडी मैन सिस्टम के तहत बलूचिस्तान के लोगों को चलाते थे। और बलूचिस्तान के ऊपर भी उनका हक रहता था। और उसके साथ साथ वो ब्रिटिश वालों से भी क्या करते थे, अच्छे भले पैसे ले लेते थे, यानी कि वो उधर से भी बेनिफिट्स ले लेते थे। तो ये क्या है, ये ट्राइबल सरदार जो है, ये इनकी वो हिस्ट्री बता रहा है कि ये आज इन्होंने नवा काम नहीं किया, ये शुरू से ही ऐसे चलते आ रहे हैं ट्राइबल सरदार जो है। और फिर वो कहता है कि ये तो इन्होंने किया था जनाबी अली, जब ये उस वक्त था जब पाकिस्तान नहीं बना था। लेकिन कहता है कि जब पाकिस्तान बन गया, जब पोस्ट कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल पे हम आ गए, कॉलोनी नहीं रहे, तो फिर एक नया सिस्टम शुरू हो गया इनडायरेक्ट रूल का। कि अब क्या होता है कि अब बलूचिस्तान के जो सरदार हैं, अब वो इनडायरेक्ट रूल के तहत क्या करते हैं, वो हाथ मिला लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी है वो इतनी ना तो बलूचिस्तान के अंदर फ्लोरिश की है, और ना उससे क्या हुआ है, लोगों को कोई फायदा मिला है। तो ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो सरदार हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि सियासत गरीब इंसान का काम नहीं है, आम इंसान सियासत नहीं कर सकता, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, जो भी सियासी बंदे हैं, ये सारे बिजनेसमैन क्लास है, अमीर लोग हैं, एलीट क्लास हैं। तो बलूचिस्तान की भी जो लीड है वो क्या करती है, सियासत में आती है, सीटें जीतती है। और उसके बाद वो क्या करती है, इस्लामाबाद के अंदर जो भी उनको लगता है कि इस पार्टी का रूल होने वाला है, या एस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ उनको जो है देती है कि हाँ भाई ठीक है, इनके साथ हाथ मिला लो, तो वो अपनी गवर्नमेंट तो बना नहीं सकते, तो फिर वो उनके साथ हाथ मिला लेते हैं, बेशक वो अच्छा है या बुरा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब उनके साथ वो हाथ मिला लेते हैं, तो वहां से जो भी फंड्स आते हैं, दे यूज मेजोरिटी ऑफ द फंड्स फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। तो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो फंड्स यूज किए जाते हैं, एंड अल्टीमेटली जो बलूचिस्तान है वो तरक्की नहीं कर रहा और ना करेगा। और यही बात वो करता है। फिर वो आगे कहता है कि जब से बलूचिस्तान बना है, 1970 को बलूचिस्तान जो है प्रोविंस बना था, और 2023 आ गया है। तो कहता है जब से बलूचिस्तान बना है तब से ही ऐसे ही चल रहा है। और इसमें ये भी हुआ है, हमें जो देखने में मिला है कि जो 28 ईयर्स थे, बलूचिस्तान एक्सपीरियंस सिविलियन रूल फॉर 28 ईयर्स। 28 साल तक जो बलूचिस्तान में क्या था, सिविलियन रूल था। बाकी तो चलो वो मार्शल लॉ था ना, तो 28 साल तक क्या था, सिविलियन रूल था। इस 28 साल में से वो कहता है जो 22 साल और 6 साल अलग-अलग कर दें, तो 22 साल जो था, यानी कि 82% जो था, उसमें क्या था कि इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी हो गई, पीटीआई हो गई, नून लीग हो गई, ठीक है ना। तो इन लोगों के जेरे साया इन लोगों ने क्या किया है, काम किया है इनके साथ हाथ मिलाकर। और बाकी जो 18% था, यानी कि 6 साल, वो सिर्फ इन लोगों ने क्या किया है, इन पार्टीज ने आपस में जो थी वहां की एथनो रिलीजन पार्टीज, वो उन्होंने मिलकर अपने इलाके की गवर्नमेंट बनाई है और खुद काम किया है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वो बताता है।
फिर वो कहता है जो करंट सिनेरियो है वो उससे भी यही पता चल रहा है कि अब दोबारा से ये क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके साथ इन्होंने हाथ मिला ली हैं। अब दोबारा से वही जो है दोबारा से यानी कि क्या उसके शैडो तले ये काम करेंगे और उसी तरीके से वो चलेंगे। लेकिन फिर वो यहाँ पर जाकर कहता है कि इनका भरोसा भी कोई नहीं है ये बलूचिस्तान वालों का, तो लिहाजा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है ना उसको चाहिए कि वो ज़रा ध्यान से रहे। फिर वो इसकी आगे मिसाल देता है किस तरह से इन लोगों ने नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो था ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया था, ठीक है ना, 2018 के अंदर, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो चीफ मिनिस्टर था तो इन्होंने नो कॉन्फिडेंस यानी कि नो मोशन जो था ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि उसके अगेंस्ट जो है वोट डाल दिया था पैसे ले लू के। तो फिर ये बात करता है कि इस लिहाजा इनके ऊपर ज्यादा बिलीव करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को। एंड फाइनली जो इसके अंदर वर्डिंग है जो जो पेपर में या आप कह लें कि बड़ी अच्छी है, वो यही वाली है जो उसने लिखी है बस। और वो ये है कि जनाबी अली द इनकंसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ कंट्री वाइड पार्टीज टुवर्ड पॉलिटिकल टर्नआउट रेंडर्स, कि इससे क्या हो रहा है, तबाही हो रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा। एंड फाइनली द वर्डिंग इज कि the policy of ruling the province through electables has hindered the organic growth of political parties। political parties की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो रुक जाती है, अपनी ग्रोथ जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो रुक जाती है। कैसे? जब एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है और इलेक्टेबल्स को उठाकर जिस तरह इन्होंने किया ले जाती है। तो कहता है कि इसका कंक्लूजन फिर वो यही है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, और वो जो है उसको चेंज होना चाहिए ताकि लोगों के बेनिफिट्स के लिए कुछ किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इतनी जल्दी चेंज होने वाला नहीं है। सो दैट वाज इन योर सेकंड ओपिनियन, यानी कि वो डेमोक्रेसी के ऊपर था, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड आ जाता है आपका ओपिनियन सैरम क्रॉनिकल्स, क्राइमसन क्रॉनिकल्स। अब इसमें बेसिकली जो है वो बात करेगा ज्यादा, इसके अंदर सिर्फ गजा की बात है जो करंट है, बाकी थोड़ा सा हिस्ट्री की कुछ चीजें बताएगा। लेकिन वो आपको ऐसे वाकयात बताएगा कि आपका कहता है कि मुंह लाल हो जाएगा। क्रिम्सन का मतलब होता है, क्रिम्सन बेसिकली वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि किसी बंदे को आप फॉर एग्जांपल कुछ बात करते हैं या उसकी बेइज्जती करते हैं तो उसका जो फेस होता है वो रेड हो जाता है। तो ये बेसिकली डीप रेड जो कलर होता है ना उसको जाहिर करता है। तो वह है। और क्रॉनिकल्स का बेसिकली मकसद होता है, मतलब होता है कि आज रिकॉर्ड, जैसे आप क्या कहते हैं हिस्ट्री, कि एक तरफ टाइमलाइन चल रही हो और दूसरी तरफ वाकयात लिखे हों हिस्ट्री के तरीके, तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिकल ऑर्डर्स। तो वो आपको क्या करेगा, हिस्ट्री से कुछ ना वाकयात बताएगा, ये वाकया देखो, ये वाकया देखो, ये वाकया देखो, ये वाकया देखो, और फिर उन वाकयात की बैक पे हकीकत क्या थी वो बताएगा। और वो हकीकत सुन सुन के कहता है आपका मुंह देखना लाल होने वाला है, ठीक है। और वाकई उसने जो ऐसी बातें की हैं जिससे वाकई ये चीज़ थोड़ी सी फील भी हुई है, और वो चीज़ें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो शेयर करता हूँ। एंड फाइनली उसने यूएसए को क्रिटिसाइज किया है और वर्ल्ड के डबल स्टैंडर्ड बताए हैं, फ़लस्तीन की बात की है, और न्यूज़ एंड टाइम जो है उसको डिस्कस किया है कि किस तरीके से पुराने वक्तों में, अभी तो कहता है दुनिया इतनी ग्लोबलाइज्ड हो गई है कि 1 मिनट में न्यूज़ पहुँच जाती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। तो कहता क्या है? कहता है कि अभी दुनिया इतनी फ़ास्ट हो गई है कि यहाँ पर कुछ हुआ, जैसे फ़लस्तीन में कुछ हुआ, पूरी ग्लोब के ऊपर कहीं भी कुछ होता है तो 1 मिनट के अंदर जो न्यूज़ है, वो क्या हो जाती है, पहुँच जाती है दुनिया के दूसरे हिस्से में। तो कहता है ये तो अब है, लेकिन पुराने वक़्तों में क्या होता था? किस तरह से आज न्यूज़ पहुँचती होगी? कितना टाइम लेती होगी न्यूज़ पहुँचने में? तो इस चीज़ को वो बताता है फिर, और इस चीज़ के ऊपर वो बात करता है। तो कहता है, शुरू ऐसे करता है, कहता है कि डेड डाई, जो मरा होता है वो मर जाता है। व्हेन सेरेमनी रिप्लेस मेमोरी, जब जो सेरेमनीज है ना वो हम सिर्फ मेमोरी में रह जाए, तो जो मरा होता है वो मर जाता है। यानी कि जब आप किसी को याद करना छोड़ देते हैं ना, कि आपका कोई फौत हो गया है, तो जब तक तो आप उसको याद रखते हैं तो वो याद रहता, जिंदा रहता है। लेकिन जब आप उसको याद रखना बंद कर देते हैं, कभी सोचा ही नहीं उसके बाद, तो फिर वो डेड हो जाता है। चलिए ये तो राइटर है ना, फिर ऐसी बातें लिखते हैं। आगे आ जाए। कहता है कि टाइम जो है न्यूज ऑफ विक्ट्रीज एंड डिफीट के, जब एक जंग में क्या होता है कि कोई एक एक पार्टी हार जाती है, एक वार हुई तो हार होगी या जीत होगी, अब इसकी जो न्यूज है ये पहुंचती है पीछे फैमिलीज को कि हम कौन सा मुल्क जीता, हम जीते या हम हारे। तो फिर उस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है या दुख किया जाता है। तो कहता है अगर यही बात मैं करूं कि जब 326 BCE ये वाली इरा की बात करूं, जब अलेक्जेंडर जो है उसको विक्ट्री मिली थी पोरस के ऊपर,
ठीक है, अलेक्जेंडर को विक्ट्री मिली पोरस के ऊपर नियर द जेहलम, जब जेहलम रिवर के पास वो है। तो इस खबर को कि अलेक्जेंडर जीत गया है, अलेक्जेंडर जीत गया है ग्रीस, क्योंकि इसका तल्लक था, तो ग्रीस पहुंचने पहुंचने कितना टाइम लगा होगा, आप खुद ही अंदाजा लगाएं इसका, कि ग्रीस एंड अनेक्सी मैकेडोनिया, पीछे पहुंचते पहुंचते कि अलेक्जेंडर जो है जेहलम में जब ये आया था तो पोरस से ये जीत गया जंग, और ये टाइम था 326 का। तो ये खबर वापस जो है ग्रीस पहुंचते कितना टाइम लगा होगा, आप खुद ही इसके बारे में सोचें। फिर वो कहता है 1776 इस सदी इस साल में आ जाता है, कहता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसकी बात करता है कि 4 जुलाई, जिससे जो ब्रिटिश किंग जो था ना, ब्रिटिश किंग जॉर्ज थ्री, उससे पता चलता है कि उसने अमेरिकन कॉलोनीज जो है उसके पास नहीं रही, अमेरिकन कॉलोनीज उसके पास नहीं रही। तो ये वाली न्यूज जो है, ये पहुंच जो है उसको क्या यानी कितना टाइम लगा होगा मिलते मिलते उस वक्त में। और फिर इसी बात वो आ जाता है 1815 के ऊपर, कहता है 1815 के अंदर जब वेलिंगटन विक्ट्री ओवर नेपोलियन, जब वेलिंगटन को जो है नेपोलियन के ऊपर जो विक्ट्री हासिल हुई, तो ये वाली खबर जो है ये लंदन व्हाइट हॉल में 3 दिन बाद पहुंची थी कि जो है नेपोलियन के ऊपर हमको विक्ट्री हासिल हो गई है। लेकिन आज के दौर में कहता है रेडियो आ गया है, टेलीग्राफ आ गया है, और अब जो वार है वो रियल टाइम में चल रही है, कि वहां पर अब कुछ हुआ और उसी वक्त आपके पास एक चीज पहुंच जाती है कि ये लो जी ये हो गया। अब यहाँ तक तो रियल टाइम की उसने बात कर दी, अब आगे आ जाता है वो रियल टाइम को लेकर, कहता है अब बताएं जी जनाबी अली 2011 को, 2011 को क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक ऑपरेशन होता है उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, जो सील्स हैं नेवी की वो एक ऑपरेशन करती हैं एबटाबाद में, और इसको पकड़ लेती हैं उसामा बिन लादेन को। और ये एक ऑपरेशन कब होता है 2011 में, और यही ऑपरेशन दिखाया जा रहा होता है एक चैनल के थ्रू, जो सैटेलाइट के थ्रू, किसको, प्रेसिडेंट ओबामा को, हैरी क्लिंटन को। ठीक है, लेकिन कहता है आज, टुडे, आज की जो आज का वक्त है उसमें क्या होता है कि इधर बैटल फील्ड जो होती हैं वो हमारे, बैटल फील्ड का क्या चीज है, बैटल फील्ड इंटू आवर फैमिली लगे, कि हमारी फैमिली का जो बेडरूम है उसके अंदर बैटल फील्ड है। ऑनलाइन आप देख रहे हैं सारा कुछ अंदर बैठ के, तो वहां पर अब फलस्तीन में क्या हो रहा है वो कहता है आप देख रहे हैं। फिर वो आगे चलता है और 9/11 की बात करता है, अब वो आपका बताएगा आगे बातें, कहता है कि अगर मैं ये बात करूं कि 9/11 का जो अटैक है जो, उसके बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये प्री प्लान है, ठीक है ना, और प्री प्लान है और सऊदी अरब की मदद से हुआ है। और इसके अलावा जो 19 अल अल कादर टेररिस्ट थे ना, यानी कि जो टेररिस्ट थे जो 19 जिन्होंने हाईजैक किए थे चार जो अमेरिकन प्लान्स और अटैक किया था, वो सारे सऊदी अरेबिया के सिटीजन थे, अगर ये मैं आज की बात करूं तो फिर। और इसके बाद फिर कहता है अगर मैं ये बात करूं कि सऊदी एम्बेसडर जो है उसके ऊपर, यानी कि एक सुल्तान बंदर बिन सुल्तान थे जो सऊदी अरेबिया में, जो सऊदी अरेबिया के हैं और वो यूएसए में रहे हैं एज एम्बेसडर, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडायरेक्टली फंड जो दिए थे इनको हाईजैक करने के लिए, तो फिर। और इसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि जनाबे अली कि वो बंदे जिन्होंने ये जो जहाज जो थे जिन्होंने अटैक किया था, वो जहाज के अंदर जो बंदे थे वो यूएई के थे, सिटीजन थे, और सऊदी अरेबिया के सिटीजन थे, वहाँ के नेशनल्स थे, और उनके पास जो पायलट्स का लाइसेंस भी था, और वो कैसे कमिटमेंट उन्होंने कर ली कि वो एक सुसाइड अटैक करेंगे। एंड फाइनली वो एक बड़ी अच्छी बात करता है सबको कंक्लूड करके, कहता है इंडिया के अंदर बिमाल कौर, इंडिया के अंदर है बिमाल कौर। अब बिमाल कौर क्या है, ये है बेवा, किसकी बेवा है ये बेवा है इंदिरा, द विडो ऑफ मिसिज इंदिरा गांधी असैसिन बीनत सिंह। अब बीनत सिंह कौन है, जिसने मर्डर किया था किसका, इंदिरा गांधी का। ठीक हो गया। अब इंदिरा इंदिरा गांधी का मर्डर किया इस बीनत सिंह ने। अब बीनत सिंह की जो बेवा है, कहता है वो बाद में कैसे बन गई, क्या बन गई, इलेक्टेड, लेटर इलेक्टेड टू लोकसभा, लोकसभा में कैसे इलेक्ट हो गई है। यानी कि वो आपको असल में बताना चाहता है कि जो तस्वीर है उसकी बैक साइड पे क्या होता है, ठीक है ना,
कि ये बंदा था, इसने इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया, इसकी बेवा बाद में लोकसभा में इलेक्ट हो गई। इसी तरह से वो यूएई के पायलट हैं, सऊदी अरेबिया के सिटीजन हैं, तो उन्होंने अटैक कर दिया 9/11 वाला, तो उसको किसने अटैक किया और उनकी फैमिलीज को अब कौन देख रहा है और वो उन्होंने क्यों अटैक किया जनाब अली। लेकिन ये चीज कौन मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। फिर वो आगे हमास की बात करता है, कहता है कि हमास को जो है 5,000 रैकेट किसने दे दिए, ठीक है ना, कि उनको ये रॉकेट जो है कहाँ से मिल गए और कैसे हो और क्या उन जिसने दिए और हमास अटैक करने वाला था, तो क्या इनको नहीं पता था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कि अगर हम अटैक करेंगे तो इसराइल का क्या हमारा हाल करेगा। कहते हैं इनको सब पता था, तो फिर भी इन लोगों ने अटैक किया। तो ये क्या हो रहा है, क्या इनको पता नहीं था इस चीज का। फिर वो आगे बात करता है फलस्तीन की, कहता है कि जो फलस्तीन है ना, उसका जो है फलस्तीन इनहेलिएशन विल बी द फाइनल सोल्यूशन। फलस्तीन का फाइनल सोल्यूशन कहता है कि सारे जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो यही कहते हैं, जिसमें यूएसए शामिल है, इसराइल शामिल है, मुस्लिम वर्ल्ड जो खामोश है वो भी कहता है शामिल है, कि इस फलस्तीन की मुकम्मल तबाही ही फलस्तीन का हल है। कहता है अगर ये चीज को नहीं चाहता तो वो सिर्फ एक एक नहीं चाहता, वो वाले बच्चे जो है, ये जो है इसराइल का सलूशन क्या है कि इसकी मुकम्मल तबाही ही इसराइल फलस्तीन का सलूशन क्या है, तो फलस्तीन की मुकम्मल तबाही ही फलस्तीन का सलूशन है, और यही यूएसए चाहता है, यही इसराइल चाहता है, और यही मुस्लिम वर्ल्ड भी चाहती है। लेकिन अगर ये सलूशन पसंद नहीं है तो किसको नहीं है, एक छोटे से बच्चे को पसंद नहीं है जो कि हर सांस के लिए लड़ रहा है। फिर वो कहता है 1945 वर्ल्ड वॉर 2 जो होती है, तो इसमें ये था, कहता है वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है, इसको एंड होगी जब, कब एंड इसको कर दिया गया, जब वेस्टर्न मीडिया ने खुद से ही यानी कि विन, हम जीत गए इसके नारे लगाने शुरू कर दिए, तो उसमें ही इसको सारा कुछ कर दिया गया इसको, हाँ जी हम जीत गए, हम जीत गए, और अल्टीमेटली वो जीत भी गए। इसके बाद कहता है इसके ऊपर 2 किताबें लिखी गई, लेकिन उसके अंदर जो है ये नहीं लिखा गया कि जो अमेरिका ने किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की। और फाइनली वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन जो कि प्रेसिडेंट थे किसके, अमेरिका के, तो वो बड़ा बिलीव करते थे इस चीज के ऊपर कि जनाब अली के सबसे जो पहला राइट है वो राइट कौन सा है, जिंदगी का राइट है, बाकी राइट सारे बाद में हैं। और आजकल वो क्या कर रहे हैं, हॉलीवुड के अंदर एज ए कॉमेडियन वर्क कर रहे हैं। और इससे पहले वो ये कहता है कि जिस तरह से अमेरिका ने जो है 1940 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आज तक 2023 तक जितनी जंगें लड़ी हैं, और जिसमें उसने जितने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, अगर उन सब की सब को लिखा जाए और उनको रखा जाए तो व्हाइट हाउस जो है उसकी सारी की सारी लाइब्रेरी भर जाएगी, और अभी भी रखने के लिए जगह बाकी नहीं बचेगी। इतनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की हैं, लेकिन ये दुनिया के डबल स्टैंडर्ड है ना, कोई बात नहीं करता इसके बारे में। तो जनाब ये था आपका थर्ड ओपिनियन। अब हम चलते हैं आपके फाइनल एंड फोर्थ ओपिनियन की तरफ, इम्प्लीमेंटिंग फिजिकल स्ट्रेटजी। इसके अंदर जो है, अगर मैं पेपर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो इसके अंदर आपको मैं क्रक्स बता दूंगा, वही आपके जहन में रहना चाहिए। बाकी इसके अंदर इसने बहुत ज्यादा जो है ओवरलोडिंग कर दिया इसकी, कि एक चीज को दूसरी के साथ काफी इसने इसके अंदर जो भी आपके इकोनॉमी को देखने वाले छोटी छोटी विंडोज भी बनी गई हैं ना, तो उसको भी इसने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अगर इस सारे को मैं खोल खोल के बताता रहूं तो उसके अंदर असल में वो पॉइंट्स नहीं है जो पेपर पर्सपेक्टिव में चाहिए। हाँ डिटेल इसके अंदर बहुत है कि ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, लेकिन इसमें जो मेन है मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा जो आपको पेपर में भी बेनिफिट दे सके और जो आपको समझ भी आए, क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ वो वाली हम देखेंगे जो समझ भी आने वाली होगी और पेपर वाले दिन हेल्पफुल भी होगी। तो बेसिकली क्लाइमेट क्राइसिस जो चल रहे हैं उसके ऊपर ये टॉपिक होगा। आईएमएफ और क्लाइमेट पॉलिसी कि किस तरह से आईएमएफ ने जो हमें पैसे देने हैं तो वो क्लाइमेट पॉलिसी के ऊपर किस तरह से इफेक्टिव होगी, और पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजीज हैं टू अचीव टारगेट्स। ये बेसिकली क्लाइमेट के ऊपर आपका आ जाएगा, क्लाइमेट प्लस इकोनॉमी। तो क्लाइमेट से जो पैसे मिलने हैं, जैसे मैं COP28 की बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम भी की थी, फिर हर ओपिनियन में मुझे यही कहना पड़ता है कि पीछे वाले लेक्चर सुने, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर जो बात बड़ी डिटेल में की जाती है, नेक्स्ट ओपिनियंस के आगे जाकर वो बात सिर्फ 2-4 लफ्जों में कर दी जाती है, और उसके अंदर नए जो चीज़ आ रही होती है वो डाल दी जाती है। तो लिहाजा जिन्होंने प्रीवियस नहीं सुने वो ज़रूर उन लेक्चर्स को सुने। तो इसमें मैं शुरू करता हूँ। बेसिकली इसमें वो ये कहना चाहता है कि आईएमएफ ने आपको जो किस्त देनी है ना,
उस किस्त को देने से पहले एक कंडीशन ये भी रख दी है अब कि पाकिस्तान के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में लगेंगे या अभी चल रहे हैं उनको कन्वर्ट किया जाए किस तरह से कि वो क्या हों, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। यानी कि अगर जैसे फ्लड 2022 की मैं बात करता हूँ तो तबाही हुई पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया पाकिस्तान में, स्कूल्स की बिल्डिंग तबाह हो गई, हॉस्पिटल्स तबाह हो गए, रोड्स तबाह हो गए और काफी कुछ तबाह हुआ। तो कहता है इनकी जब अब आप लोगों ने दोबारा से कंस्ट्रक्शन करनी है तो ऐसे करनी है कि ये क्लाइमेट जो रेजिलियंट हो और प्लस जैसे कार्बन एमिशन ना हो, यानी कि अगर इनमें एनर्जी की बात करें तो ग्रीन एनर्जी का इंतजाम करें आप लोग, सोलर सिस्टम का इंतजाम करें आप लोग, और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ना फ्यूचर में लगाएं जिससे क्लाइमेट जो है क्राइसिस पैदा होने का खदशा हो। तो ये अब आप लोगों ने काम करने हैं। तो इस काम के लिए अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है जनाबी अली, उन्होंने अब भागदौड़ शुरू कर दी है। उन्होंने क्या किया है कि इस भागदौड़ करके आईएमएफ को साबित करना शुरू कर दिया है कि हम जो प्रेजेंट वाले प्रोजेक्ट थे उनको भी चेंज कर रहे हैं, जो फ्यूचर वाले हैं वो भी हम ऐसे ही लगाएंगे कि जो क्लाइमेट के मुताबिक हों। तो ये क्यों कर रहे हैं? ताकि आईएमएफ हमको पैसे दे दे, नंबर वन। और सेकेंडली जो COP28 होने वाली है वहां से भी अगर कोई पैसे किसी को मिलने हैं किसी मुल्क को तो वो भी उन्हीं को मिलने हैं जो वादे करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट फ्रेंडली होंगे, ठीक है ना। तो वो पैसे भी तो हमने लेने हैं, तो फिर हमने क्या शो करना है कागजों के ऊपर और वैसे भी कि हम आगे जितने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो क्लाइमेट फ्रेंडली हैं और इसमें जो जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हम उनको फुलफिल करते हैं, तो लिहाजा हमको पेमेंट दी जाए इकोनॉमी ताकि हम, और मकसद सिर्फ पैसे लेना, ठीक है ना। बाकी इम्प्लीमेंटेशन ये सिर्फ वही उतनी की करते हैं जितनी इनसे कोई जबरदस्ती करवा लेता है। बाकी ये खुशी से नहीं पाकिस्तानी करने वाले जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है इकोनॉमी क्या है और किस तरह से है, ये उनकी गेम नहीं है। क्यों नहीं है? ये फिर पीछे वाले ओपिनियंस में जाएं और सुने क्यों नहीं है। तो चलो हल्का सा इसका मैं ओवरव्यू ले लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। कहते हैं नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी। इसके अंदर असल में इतनी उसने वर्डिंग और अजीबोगरीब चीजें जो हैं वो ऐड की हुई हैं कि अगर उन सबको मैं एक्सप्लेन करूं तो वो पेपर वाले पर्सपेक्टिव में वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो बस आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वही है कि $3 बिलियन जो है IMF से हमने लेना है, ठीक है ना। In one of our four objectives of the ongoing $3 billion standby arrangements IMF, तो वर्ल्ड बैंक और आप IM, ये हमने लेना है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारी नेक्स्ट किस्त आने वाली है तो वर्ल्ड बैंक ने प्लस IMF ने अब हमको क्या कह दिया है, उन दोनों ने ये कह दिया है कि डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट फाइनेंसिंग मे नॉट फ्लो टू पाकिस्तान इन फ्यूचर अनलेस नेशनल इन्वेस्टमेंट वर अलाइन विद क्लाइमेट। यहाँ पे वो CPIMA कि जब तक आगे फ्यूचर जो है वो क्या ना हो, अलाइन हो विद क्लाइमेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट असेसमेंट, ठीक है। और ये भी किसने बनाया है? IMF ने। इसके मुताबिक ना हो तो तब तक जो है फ्यूचर में आपको पैसे वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ से नहीं मिलेंगे। अब पाकिस्तान ने क्या किया, कमिटेड कर लिया तो IMF ठीक है जी कि हम जो है इसी तरह से चलेंगे जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं। और इसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया कि कई 3 की इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसके लिए डेवलप कर दिए हैं, जिसमें SIFC है यानी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान्स हैं, पी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, एंड सेकंड वन है PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान्स, थर्ड वन है 3PA पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी। ये पेपर पर्सपेक्टिव में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वहां पर आपको जो आइडियाज की मेजोरिटी दिखती है इतना ज्यादा नहीं वो हो जाते डीपली कि आपको अभी सारे याद करने पड़े। और इसके बाद वो आगे एक और है नेशनल अडाप्टेशन प्लान, जो नया आया है नेशनल अडाप्टेशन प्लान। ये पिछले प्रीवियस हमने ओपिनियन के अंदर भी डिस्कस किया था, नेशनल अडाप्टेशन प्लान। इसके बाद हमारा था 4RF रेजिलियंट, यानी कि 4R हैं, रेजिलियंट रिकवरी रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। ये हमने तब बनाया था जब 2022 का फ्लड आया था, ठीक। इसके ऊपर काम जारी है।
अब ये सारे के सारे बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम आईएमएफ को ये कर दें कि हमने जो है जो आपने कंडीशंस की थी उनको फुलफिल कर लिया। सारे महकमों का यही काम मिलकर कर रहे हैं, सारे यही काम कर रहे हैं। तो हमने वो कंडीशंस फुलफिल कर ली हैं, लिहाजा आप हमको पैसे दे दें। ठीक है क्या? नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड नेशनल एक्शन प्लान। अब जो है क्या है कि कहता है आईएमएफ की कंडीशंस को जो है मीट करने के लिए पॉलिसी मेकर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे उन्होंने जितनी मेहनत की है सारी मेहनत इकट्ठी करके आईएमएफ डिमांड को वो फिलफिल कर रहे हैं। कहता है इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसे जो प्लानिंग कमीशन है उसको अपने PC 1 टू PC 5 जो है प्रोग्राम उन सबको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उससे क्या होगा, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको भी अपना देखना पड़ेगा कि कितने पैसों की और जरूरत पड़ सकती है। तो कहता है कि प्रोग्रेस मीनिंग प्रोग्रेस ऑन दीज टू विल सर्व प्रेजेंटेड टू टू अर्जेंट ऑब्जेक्टिव्स। पाकिस्तान फेलियर कहता है कि यहाँ पर तो ये सारा हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक उसने यही कहा है कि हम सारे की सारी ये कोशिश करी जा रहे हैं कि जिस तरह से आईएमएफ ने कहा है हम किसी तरीके से वो चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। कहता है लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो है ना उसमें फेलियर है कि उसने जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस है ना उसको ध्यान से जो है नहीं देखा। और ये किसका फेलियर है, फोकल मिनिस्ट्री का। जो मिनिस्ट्री है उनके बंदों में इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो क्या कर सकते, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस के जो है उसको गौर से पढ़ते समझते और अब उसके मुताबिक काम करते। इन लोगों ने क्या समझा, इन लोगों ने उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ली बल्कि और ही अंडरस्टैंडिंग उसकी ले ली और क्या करना शुरू कर दिया, नए यूनिट बनाने शुरू कर दी। ठीक है ना, नए यूनिट इन्होंने सेटअप स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाने शुरू कर दिए ताकि हम लोग क्या कर सकें, क्लाइमेट फाइनेंस जो है उसको क्लेम कर सकें, पैसे ले सकें। तो ये सारे का सारा क्या है, कहता है कि सारे सारा अब आपकी जो है ना गवर्नेंस का फेलियर है। और इससे क्या हो रहा, आपकी जो है पॉलिसी मेकर जो हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे। फिर आगे वो कहता है आईएमएफ इज अ न्यू। अब आईएमएफ भी जो है ना, आईएमएफ पहले दूसरे कंट्रीज को कहता था लेकिन इट्स फर्स्ट टाइम कि उसने पाकिस्तान को भी ये चीज जो है ना एड अप कर दी है, पाकिस्तान के लिए भी। तो आईएमएफ के लिए भी ये फर्स्ट टाइम है कि वो पाकिस्तान को इस तरफ लेके आए। इससे पहले नहीं था कि क्लाइमेट जो है उसकी कंडीशन जो है वो बीच में डाले। ठीक है ना, तो इससे पहले वो ऐसा नहीं था। तो लिहाजा जो कहता है कि ये एक नई जर्नी है पाकिस्तान की और आईएमएफ की। उसके बाद वो 2022 के जो फ्लड्स हुए थे उनके बारे में बात करता है कि कितना जो है उन फ्लड्स के अंदर कितनी तबाही हुई थी। ठीक है ना, और उसमें $30 बिलियन का कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ था, डैमेज हुआ था घरों को, एजुकेशन को, हेल्थ को, रोड को, ट्रांसमिशन लाइन्स को। तो कैसा है कि ये सारे का सारा जो है नुकसान तो हो गया $30 बिलियन का। तो कहता है क्या, so has Pakistan revised its construction standard to reduce climate risk and cost? कहता है क्या पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने जो कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिड्यूस कर ले टू क्लाइमेट रिस्क एंड कॉस्ट, इस तरह से कर सके जो क्लाइमेट के मुताबिक हों। तो कहता है इट विल टेक टाइम, जो है ये काफ़ी टाइम लेगा और लिहाजा जो है अब जो है और तो कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास और ऑप्शन नहीं है क्योंकि वी आर डिपेंडिंग ऑन आईएमएफ। तो हमने क्या करना है कि आईएमएफ जो बातें बता रहा है उसको हमने कोशिश करना है उनको हम मुकम्मल करें, फुलफिल करें और अल्टीमेटली अभी COP 28 आ रही है तो उसके अंदर भी अपनी ये चीज़ें लेकर जाएं कि आईएमएफ ने भी हमें कहा है तो हमें और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी ऐसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए या ऐसे प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में लगाने के लिए जो क्लाइमेट फ्रेंडली हों। तो लिहाजा इस सारे का सारा जो इम्पैक्ट होगा वो हमारी फिस्कल पॉलिसी के ऊपर पड़ेगा, यानी कि इम्प्लीमेंटिंग फिस्कल स्ट्रेटजी। दो इसने नाम इसका रखा है, तो फिस्कल क्या है, बजट की बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, कि कितने पैसे आएंगे और कहाँ लगाएंगे। तो हमारी जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, उसको अगर हम इसके मुताबिक आईएमएफ के पास मुताबिक लेके जाते हैं तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो हम ठीक है जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेते हैं, बट वी नीड मनी और वो मनी आप हमको दें तो हम उस मनी को यूज करते हैं और फिस्कल जो है हमारी पॉलिसी जो स्ट्रेटजी है उसको फिर हम आगे लेकर चलते हैं। और अभी के जो है सारी की सारी जो फोकस है वो COP 28 के ऊपर है और दूसरा आईएमएफ को राजी करने के ऊपर है। वो जैसा कह रहा है सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं वो अब भागदौड़ इसी की कर रहे हैं कि हम क्या करें, अल्टीमेटली जो है वो चीज हासिल कर लें जिसके ऊपर जो है आईएमएफ ने हमको कहा है। तो जी ये था टुडे एडिटोरियल प्लस ओपिनियन। ये सारे के सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।